हेलो बच्चों, आज हम असाइनमेंट 1.4 करेंगे। बच्चों असाइनमेंट 1.4 जो हमने इंटीजर्स पढ़े थे ना, हमने असाइनमेंट 1.1, 1.2 एंड 1.3 में इंटीजर्स की हमने जो भी एक्सरसाइजेस की थी, हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे बच्चों, ये अब असाइनमेंट 1.4 में उन्हीं इंटीजर्स के ऊपर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दीज क्वेश्चंस आर प्रॉब्लम बेस्ड। हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं, हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स एंड जो प्रॉपर्टीज हमने इंटीजर्स के ऊपर यूज कैसे करते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर, एन ऑब्जेक्ट इज 36 मीटर above the sea level and another object is 36 meter below the sea level. The difference in the levels between the two objects is। बच्चों अब इमेजिन करो जैसे कि समुद्र है, सी है, सी का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, हमें बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज 36 मीटर above the sea level। जस्ट इमेजिन दैट कि एक बर्ड है जो सी के ऊपर 36 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है, ऊपर उड़ रही है। एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज 36 मीटर बिलो द सी लेवल, और एक और ऑब्जेक्ट है जो सी के नीचे समुद्र के अंदर 36 मीटर गहराई में है। सपोज करो आप, हम उसको इमेजिन करते हैं, हम सपोज करते हैं कि एक मछली है जो समुद्र के अंदर 36 मीटर गहराई में तैर रही है। एक बर्ड है जो 36 मीटर अबव द सी लेवल है, एंड एक फिश है जो 36 मीटर बिलो द सी लेवल है। ठीक है, हमसे पूछा है द डिफरेंस इन द लेवल्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज। बच्चों हमसे पूछा है कि दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है बर्ड और एक है फिश। ठीक है, दोनों के अंदर उन दोनों के लेवल्स में कितना डिफरेंस है, what is their difference between their levels। ठीक है, तो बच्चों इसको हम सॉल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे कॉपी के अंदर, लेट अस सी दैट। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, असाइनमेंट 1.4 अपनी नोटबुक्स के अंदर आप असाइनमेंट 1.4 लिखोगे। देन फर्स्ट नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फर्स्ट सॉल्यूशन, टेक द लेवल अबव सी लेवल इज इक्वल्स टू 36 मीटर। अच्छा बच्चों, इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में जब हम इंटीजर्स चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने सीखा था कि जो चीज अबव है, ठीक है, या जो चीज राइज कर रही है, उस चीज को हम हमेशा पॉजिटिव में शो करते थे। देन टेक द लेवल बिलो सी लेवल इज इक्वल टू -36 मीटर्स। हमने यहाँ पे किसका साइन लगाया, नेगेटिव का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने ये भी सीखा था कि जब हम किसी चीज को गहराई में शो करते हैं, या अगर कोई चीज कम हो रही है, या अगर बात करें पैसों के बारे में, मनी के बारे में, तो अगर हम मनी विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो हम हमेशा नेगेटिव साइन से उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट टू शो दैट कि ये विथड्रॉल है या ये चीज बिलो है। ठीक है, देयरफॉर डिफरेंस इन लेवल्स। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस जब हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना बच्चों। देखो तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले 36, फिर बीच में माइनस, क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है, देन ये वाला -36। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है और हमें इसी तरीके से इसको समझना होगा। और आगे कभी भी एग्जाम्स में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चों आप लोगों को इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप अपने माइंड में इमेजिन करके समझ जाओ कि एक बर्ड ऊपर उड़ रही है और एक फिश नीचे पानी में तैर रही है 36 मीटर बिलो द सी लेवल। तो हमसे पूछा है कि दोनों में कितनी दूरी है, दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि उन दोनों के लेवल्स में कितना डिफरेंस है, वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं, उन दोनों में कितनी दूरी है, कितना डिफरेंस है, कितना उसमें उन दोनों में अलग अलग है, मतलब वो सी लेवल, मतलब उन दोनों में कितना डिफरेंस है उनके लेवल्स में। तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। देन 36 + 36 इज इक्वल टू 72 मीटर। इट मीन्स दैट दोनों के अंदर 72 मीटर्स का
डिफरेंस है दोनों के जो आपस में दूरी है दैट इज 72 मीटर्स। अब बच्चों जब हमसे डायरेक्शन पूछी जाए या हमसे ये पूछा जाए बिलो या अबव, तब हम नेगेटिव पॉजिटिव का यूज करते हैं। जब हमसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया है तो हम डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव में ही लिखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि रायसिंह नगर से गंगानगर कितनी दूर है, तब हम नेगेटिव या पॉजिटिव का इस्तेमाल नहीं करते। नेगेटिव या पॉजिटिव का सिर्फ हम यूज करते हैं सिंबल्स का जब हमें कोई चीज़ की डायरेक्शन शो करनी हो कि ये पॉजिटिव साइड में फॉल करता है या नेगेटिव साइड में फॉल करता है। अगर नेगेटिव साइड में फॉल करता है इट मीन्स दैट ये बिलो सी लेवल है, या फिर जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है, कम हो रहा है, या फिर जो हमने कैश है वो विथड्रॉ किया है। अगर पॉजिटिव सिंबल हो या पॉजिटिव का साइन लगा हो तो इसका मतलब कि ये अबव सी लेवल है या हमने जो कैश है वो हमने डिपॉजिट किया है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव जो सिंबल्स हैं उनका यही मतलब होता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। तो डिफरेंस उन दोनों के बीच में जो दूरी है दैट इज 72 मीटर्स, और हम सिर्फ ये उनके बीच में दूरी बता रहे हैं इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड नंबर क्या है हमारा सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 128। दो इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन 128 है। इफ वन इंटीजर इज -4, अगर दोनों में से एक इंटीजर -4 है, देन द अदर वन इज, तो दूसरा इंटीजर क्या है। हमसे क्या कहा है कि एक इंटीजर तो -4 है और कोई दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 128 बन गया, उनमें से एक इंटीजर -4 है। ठीक है बच्चों, अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, अब हमने लास्ट क्लास में जो हमने अलजेब्रा सीखी थी ना, हमें थोड़ा सा उसको भी याद करना है। अलजेब्रा में हमें क्या सीखा था हमने अलजेब्रा में कि जो नंबर हमें नहीं पता या जिस नंबर को हमें फाइंड करना है, ठीक है, हमने उसको क्या मानना है, x मान लेना है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 128, एक इंटीजर उनमें से -4 है, तो और अदर जो इंटीजर है वो हमें पता नहीं, तो हमने उसको क्या मान लिया, हमने उसको x मान लिया। सो हमें क्या कहा है, -4 मल्टीप्लाई x, ये हमें बताया ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 128। जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आया। तो एक इंटीजर ये है तो दूसरा इंटीजर हमें फाइंड करना है, तो x यहाँ पे रह गया। अगर आपको याद है कि हमने लास्ट ईयर पिछली क्लास में अलजेब्रा जब हमने सॉल्व किया था तब हम x की वैल्यूज फाइंड किया करते थे, तो हम सिर्फ x को ही लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हम x को ही रखते थे, बाकी सब चीज़ें हम उधर ले जाते थे। अगर कोई चीज़ इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड हो जाती थी, अगर कोई इधर चीज़ x के साथ प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाती थी, और अगर कोई x के साथ कोई चीज़ माइनस हो रही है तो उधर जाके प्लस हो जाती थी। अब देखो यहाँ पे x के साथ ये जो -4 इंटीजर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये। ठीक है, देन देखो x इज इक्वल्स टू, जब हमने इसको डिवाइड किया तो आपको ये भी याद है कि डिवाइड कैसे करना है, एक ऊपर पॉजिटिव इंटीजर है नीचे नेगेटिव इंटीजर है, तो डिवाइड किया तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा और जो नेगेटिव साइन है वो ऊपर चला जाएगा, और 4 को 128 को 4 से काटो तो आंसर क्या आएगा, 32। जब हम डिवाइड करेंगे ना बच्चों तब आंसर इसका 32 आएगा। इट मीन्स दैट जो हमारा दूसरा इंटीजर है x वो है -32। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो इसका मतलब जो हमारा x है वो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू -32। और हमें कहा था कि दो इंटीजर्स वो कौन कौन से हो गए, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर 128 ही आता है। तो मैं कहा कि -4 मल्टीप्लाई -32, इन दोनों करके देखते हैं तो आंसर देखते हैं क्या आता है हमारा। अब देखो माइनस माइनस, एक माइनस और दो माइनस मल्टीप्लाई होकर आपस में पॉजिटिव बन जाएंगे, और 4 को 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128, और पॉजिटिव का 128 आएगा क्योंकि माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो पॉजिटिव का नंबर 128, यही हमारा प्रोडक्ट था 128। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम, नेक्स्ट नंबर इसका थर्ड पार्ट। A gardener प्लान करता है टू प्लांट 630 ट्रीज। वो इतने सारे ट्रीज
प्लान करता है कि वो प्लांट करेगा एक गार्डन में इन 21 रोज। बच्चों कितने रोज में? 21 रोज के अंदर, ईच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, सभी के अंदर सेम नंबर ऑफ ट्रीज वो प्लान करा है कि सभी में सेम नंबर ऑफ ट्रीज हों। हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर इन ईच रो? चलो इसको हम देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल ट्रीज, हमारे पास टोटल ट्रीज कितने बताए गए? टोटल ट्रीज हमारे पास 630 हैं, ठीक है। रोज कितनी है? मतलब रोज का मतलब है कि इस तरह से उसने बताया कि हमारे पास जो गार्डनर है वो प्लान कर रहा है कि वो इस तरह से 21 रोज में इनको प्लांट करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात और, उसने ये भी बोला कि वो हर रो के अंदर चाहता है कि सेम नंबर ऑफ ट्रीज हो, कि हर रो के अंदर सेम नंबर ऑफ ट्रीज हो, कि अगर जितने ट्रीज इस रो के अंदर हैं, अगर इसके अंदर मान लीजिए अगर इसमें 10 ट्रीज हैं तो इसमें भी 10 ट्रीज होने चाहिए, इसमें भी 10 ट्रीज हो, सभी में सेम नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें रोज एंड कॉलम्स, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करनी है कि ऐसी, जैसे अगर एक ट्री, ये एक ट्री लग गया, ये दूसरा ट्री, ये तीसरा ट्री, ये फोर्थ ट्री, मतलब हर रो के अंदर 4 ट्रीज लग गए, हर रो के अंदर 5 ट्रीज लग गए, हर रो के अंदर 6 ट्रीज लग गए। तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें जरूरत पड़ेगी कि जिसके अंदर पूरे ये टोटल ट्रीज लग जाएं, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल ट्रीज लिखा हमने, रोज लिखी 21, अब हमें कॉलम्स फाइंड करने हैं कि कितने कॉलम्स की हमें जरूरत पड़ेगी, कितने कॉलम्स बन जाएंगे 630 ट्रीज से। सो x मल्टीप्लाई 21, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 630। तो x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू, जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 30। इट मीन्स दैट देयर विल बी 30 कॉलम्स, ऐसे 30 कॉलम्स होंगे। हम बढ़ाते जाएं, हम जैसे 21 रोज हो जाएंगी, बनाते बनाते गार्डनर को 21 रोज के अंदर, हर रो के अंदर 30 प्लांट्स उसको ऐसे लगाने होंगे। 1 2 3 करते करते उसको 32 कॉलम्स में जाना पड़ेगा और उसको फिर लास्ट लाइन में क्या लिखोगे? देयरफॉर इन ईच रो देयर विल बी 30 ट्रीज, ठीक है बच्चों। बस इसके साथ हमारा आंसर ये फिनिश हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5 स्टोरी बिल्डिंग हैज 2 फ्लोर्स। एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 स्टोरी मतलब 5 मालों की, जिसके अंदर 5 अलग अलग फ्लोर्स हैं। अ 5 स्टोरी बिल्डिंग हैज 2 फ्लोर्स इन द बेसमेंट। एक 5 माले की बिल्डिंग है जिसके अंदर 2 उसके जो फ्लोर्स हैं वो तो बेसमेंट के अंदर है, मतलब वो जमीन के नीचे हैं। एंड 3 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड, और 3 फ्लोर जो है वो ग्राउंड के ऊपर हैं, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम बेसमेंट इज 30 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द बेसमेंट इज 30 मीटर। जो बिल्डिंग की टोटल हाइट है बेसमेंट से लेकर वो है 30 मीटर, 30 मीटर की हाइट है। एंड ईच फ्लोर इज ऑफ द सेम हाइट, और सभी फ्लोर जो हैं वो सेम हाइट के हैं। One person is standing on the lowest basement and another is standing at the roof of the top floor. Find at what distances both persons are standing from the ground. हमें क्या बोला है अगली बात में कि one person is standing on the lowest basement. जो एक आदमी है वो तो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, सबसे लोएस्ट बेसमेंट में खड़ा है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। एंड अनदर इज स्टैंडिंग एट द रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर, और जो दूसरा आदमी है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जो 3rd नंबर फ्लोर है ना, सबसे ऊपर, क्योंकि देखो 2 फ्लोर्स तो नीचे हैं ग्राउंड के, और इसका मतलब टोटल 5 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में। 5 स्टोरी बिल्डिंग हमने पढ़ा, टोटल 5 स्टोरी है, इसका मतलब 5 फ्लोर्स हैं, जिनमें से 2 फ्लोर्स तो बेसमेंट में हैं, ग्राउंड के नीचे हैं, और बाकी कितने बच गए? 3 फ्लोर्स बच गए जो ग्राउंड के ऊपर हैं। इसका मतलब जो दूसरा आदमी है वो तीसरे फ्लोर की छत के ऊपर खड़ा है। दूसरा आदमी कहाँ खड़ा है? तीसरे फ्लोर की छत के ऊपर। तो फाइंड एट व्हाट डिस्टेंसेस बोथ पर्सन्स आर स्टैंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि दोनों आदमी
जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जमीन है, उससे कितनी दूरी पर खड़े हैं। दोनों का हमें अलग अलग बताना है कि जो नीचे जो बेसमेंट में आदमी खड़ा है वो ग्राउंड से कितना नीचे खड़ा है, और जो ऊपर सबसे ऊपर छत पे खड़ा है वो ग्राउंड से कितना ऊपर, जमीन से कितना ऊपर खड़ा है। चलो देखते हैं हम इसको, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका, सॉल्यूशन कैसे करना है हमें इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग। बच्चों आप इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखोगे लेंथ ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग इक्वल्स टू 30 मीटर। अब 5 स्टोरी है तो लेंथ ऑफ 1 स्टोरी, एक स्टोरी की लेंथ कितनी हो गई। अगर 5 फ्लोर 30 मीटर्स के हैं तो एक स्टोरी की हम लेंथ निकाल सकते हैं ना, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक स्टोरी कितने मीटर की है। इसका मतलब ये देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक बिल्डिंग भी बनाई है। ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर है, मतलब ये जमीन है, यहाँ पे ये जमीन है, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे लोगों के और लोगों के भी घर हैं यहाँ पे, ठीक है। इस ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें भी हैं, यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर है इस बिल्डिंग का, जिसकी 3 स्टोरीज तो ऊपर हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं, और 2 स्टोरीज नीचे हैं, ठीक है। अब हमें क्या कहा है कि एक स्टोरी की लेंथ 6 मीटर हमने कैसे निकाली, क्योंकि 5 स्टोरीज हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और टोटल लेंथ 30 मीटर है, तो हम एक स्टोरी की लेंथ निकाल सकते हैं ना कि इसकी लेंथ कितनी होगी। हमने क्या किया, हमने 30 को 5 से, सॉरी बच्चों यहाँ पे मैंने काउंटिंग गलत दी थी, यहाँ पे 5 एंड 6 नहीं 4 एंड 5 आएगा, 4 एंड 5। तो एक फ्लोर कितने का हो गया, एक स्टोरी कितने की हो गई, 6 मीटर की। हमने 30 अपॉन में 5 कर दिया, डिवाइड कर दिया जब हमने दोनों को, तो 6 मीटर की एक स्टोरी आ गई। इसका मतलब ये डिस्टेंस इतना 6 मीटर हो गया है। एक जो फ्लोर है, एक स्टोरी है, ये 6 मीटर की है। अब हमसे पूछा है कि जो ऊपर ये आदमी खड़ा है यहाँ पे पर्सन, ये ग्राउंड फ्लोर से, ये इस फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से ये कितना ऊपर खड़ा है। तो हम काउंट कर सकते हैं ना, ये 3 मंजिल ऊपर खड़ा है, 1 2 और 3, और एक मंजिल 6 मीटर की है। इसका मतलब टोटल वो 18 मीटर ऊपर खड़ा है, 18 मीटर ऊपर खड़ा है। और जो बच्चों नीचे वाला आदमी है जो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे खड़ा है जो यहाँ पे, वो कितने फ्लोर नीचे है, 1 एंड 2। एक फ्लोर 6 मीटर्स का है, तो 2 फ्लोर्स कितने हो गए, 12 मीटर्स के। तो जो दूसरा आदमी है वो ग्राउंड से 12 मीटर्स नीचे खड़ा है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसको कॉपी में अपने, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लोएस्ट बेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर इज इक्वल्स टू, जो एक उस पर्सन का डिस्टेंस बेसमेंट में जो खड़ा है ग्राउंड फ्लोर से कितना होगा, 2 × 6, क्योंकि 2 फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर ये वाला और एक फ्लोर ये वाला, 2 फ्लोर्स नीचे खड़ा है ग्राउंड फ्लोर से, तो 2 × 6 12 मीटर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर इज इक्वल्स टू, जो टॉप फ्लोर पे खड़ा है उसका डिस्टेंस कितना हो ग्राउंड फ्लोर से, 3 स्टोरीज हैं, 3 फ्लोर्स हैं, 3 × 6 मीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर, ठीक है बच्चों। इजी था ये। तो आपको सेम इसी तरह इस डायग्राम को बनाकर इस सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। और जो जो चीज़ें पेन से लिखी हुई हैं बच्चों, आपको सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है। ये जो चीज़ें मैं आपको मार्क करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूँ। आपको जो जो चीज़ें मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ 6 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 36 मीटर हाइट। एक 6 स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी 36 मीटर की हाइट है। अ मंकी कैन क्लाइंब 3 मीटर इन 1 जंप। एक बंदर है जो 3 मीटर एक जंप में चढ़ जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स वुड द मंकी रीच एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। उसको कितनी बार जंप लेना पड़ेगा एक बंदर को कि वो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखो
आप कॉपी में कैसे लिखोगे? द मंकी ट्रेवल्स 3 मीटर इन 1 जंप, एक जंप में 3 मीटर ट्रेवल करता है। द मंकी ट्रेवल्स 36 मीटर इन, 36 मीटर वो कितने जंप्स में ट्रेवल करेगा? 36 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 12 जंप्स। उसको 12 जंप्स उसको लेने पड़ेंगे, तब जाकर वो, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स इज 12, उसको 12 जंप्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर वो बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर चढ़ पाएगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो 36 मीटर्स लंबी, बड़ी ऊंची है, और वो बंदर है वो एक बार में सिर्फ 3 मीटर्स तक की जंप ले सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्री इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर मंथ। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ट्री है, एक पेड़ है जिसकी हर महीने 10 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ती है। इसका मतलब हर महीने वो 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो बच्चों आप बता सकते हो कि एक साल में कितना बढ़ जाएगा वो? अगर हर मंथ वो 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो हर मंथ अगर वो 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 12 मंथ्स में कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगा वो? 12 मंथ में वो बढ़ जाएगा, अगर हम देखें तो 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं। What would be height of the tree after 5 years? हमसे पूछा कि 5 साल बाद उस ट्री की क्या हाइट होगी? If its present height is 10 मीटर, अगर उसकी अभी इस समय अगर उसकी हाइट 10 मीटर्स है तो इसका मतलब इस समय जो ट्री है वो 10 मीटर्स हाइट का है और हर महीने उसकी 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। तो 5 साल बाद उस ट्री की लेंथ कितनी हो जाएगी? ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको हमें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री, जो कि कितनी है? 10 मीटर्स है। ग्रोथ ऑफ ट्री इन 1 मंथ, एक मंथ में ट्री की कितनी ग्रोथ होती है? दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ग्रोथ होती है ट्री की 1 मंथ में। अब हमसे बच्चों 5 इयर्स में पूछा है। हमने जो बुक पे सॉल्व करके देखा था ना वो 12 इंटू 10, वो तो था 1 ईयर के लिए। हमसे 5 इयर्स का पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 5 इयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 5 ईयर में अगर हम देखें तो देखो 5, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 5 इंटू 12 कितने हो गए? 60 मंथ्स। 5 इयर्स में 60 मंथ्स हो गए। ठीक है, और एक मंथ में 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो अब हम देखते हैं कि वो 60 मंथ्स में कितना बढ़ जाएगा। 60 मंथ्स में वो 60 इंटू 10, पहले हमने बुक में जब देखा था हमने 12 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया था, 120 सेंटीमीटर निकाला था, क्योंकि एक साल में वो 120 सेंटीमीटर बढ़ेगा, क्योंकि 12 मंथ्स में इतना ही बढ़ेगा ना। अब लेकिन 60 मंथ्स में कितना बढ़ जाएगा? 60 इंटू 10 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। और बच्चों 600 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो 600 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमने 600 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 2 0 कट गई, तो क्या आंसर आया? 6 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ था, अब देखो यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको हमने चेंज कर दिया मीटर के अंदर। नाउ देखो इसका मतलब 5 साल में उस ट्री की 6 मीटर्स हाइट बढ़ गई। अब हमसे क्या पूछा है कि टोटल हाइट 5 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी? बच्चों ये तो सिर्फ हाइट है जो बड़ी हुई है, लेकिन उसकी पहले से भी तो 10 मीटर्स हाइट थी ना। तो देखो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ ट्री इन 5 इयर्स इज इक्वल्स टू 10 मीटर प्लस 6 मीटर इज इक्वल्स टू 16 मीटर। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, और बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझाना सब इसको। अगर समझ में नहीं आया बच्चों तो इसको वापस से, इस क्वेश्चन को और आप इस वीडियो को भी वापस से देख सकते हो, और बार बार देखना जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ में ना आ जाए। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मेरा नंबर है। ठीक है, यू कैन लीव अ मैसेज फॉर मी ऑन व्हाट्सएप कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को वापस से समझा दीजिए। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? रमेश डिपॉजिटेड
5,000 in his bank account on Tuesday and withdrew rupees 2,500 on Wednesday. Next day, on Thursday, he again deposited rupees 1,500. अब बच्चों हम इसको लैंग्वेज को समझते हैं कि क्या कहा है हमें क्वेश्चन में। रमेश ने 5,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ऑन ट्यूसडे, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो उसने मंडे ट्यूसडे, उसने ट्यूसडे को 5,000 रुपीज जमा करवाए। एंड विथड्रू, और उसने ही विथड्रू रुपीज 2,500 ऑन वेडनेसडे, उसने वेडनेसडे को उसने 2,500 रुपीज उसमें से निकलवा लिए। इमेजिन करो एक रमेश नाम का कोई लड़का है, एक आदमी है रमेश नाम का, उसने बैंक में ट्यूसडे को 5,000 रुपीज जमा करवाए ट्यूसडे को, फिर उसने नेक्स्ट डे वेडनेसडे को जाके उसने 2,500 रुपीज अपने खाते में से निकाल लिए। तो बच्चों से खाते में कितने रुपए बच गए, 5,000 उसने जमा करवाए थे, 2,500 उसने निकाल लिए, कितने बचे उसे खाते में, उसे खाते में 2,500 रुपीज बच गए। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट डे ऑन थर्सडे, ब्रैकेट में लिखा है ऑन थर्सडे, इसका मतलब नेक्स्ट डे, वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट डे क्या आता है, थर्सडे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। ही अगेन डिपॉजिटेड रुपीज 1,500, उसे खाते में कितने पैसे बच गए थे बच्चों, 2,500 रुपीज, और उसने नेक्स्ट डे थर्सडे को उसने और कितने रुपए जमा करवा दिए उसने, 1,500 रुपीज। वॉट वॉज हिज बैलेंस ऑन थर्सडे, तो उसका जो थर्सडे को उसका बैलेंस खाते में कितने रुपए उसके बचे हुए हैं। तो देखो 2,500 पहले थे, 2,500 पहले थे, 1,500 रुपीज उसने और जमा करवा दिए, दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आंसर आया हमारा, रुपीज 4,000। इट मीन्स दैट उसका थर्सडे को क्या बैलेंस था उसके खाते में, रुपीज 4,000। अब देखो हमें इसको अपनी नोटबुक में कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, लेट अस सी दैट। क्वेश्चन नंबर 5, डिपॉजिटेड मनी ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू रुपीज 5,000, withdrawn money on Wednesday is equals to rupees 2,500. बैलेंस ऑन वेडनेसडे, बैलेंस मतलब बकाया, वेडनेसडे को कितना बकाया बचा, रुपीज 5,000 माइनस 2,500 इज इक्वल्स टू रुपीज 2,500, 2,500 रुपए 2,500 रुपीज बच गए बकाया वेडनेसडे को उसे खाते में। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड मनी ऑन थर्सडे, थर्सडे को उसने फिर जमा करवाए पैसे, कितने, रुपीज 1,500। तो बैलेंस ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या बैलेंस बच गया, रुपीज 2,500 प्लस 1,500 इज इक्वल टू रुपीज 4,000। ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्वेश्चन इतना सही था, सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ पर्सन गेन्ड रुपीज 1,000 इन वन ट्रांजैक्शन। गेन का मतलब होता है बच्चों, गेन का मतलब होता है मुनाफा, फायदा। एक आदमी को मुनाफा हुआ रुपीज 1,000 का एक ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, ट्रांजैक्शन होता है पैसे का लेन देन, उसने कोई सामान खरीदा या उसने कोई सामान बेचा, अगर उसने सामान बेचा तो उसको इतने का फायदा हो गया, उसको 1,000 रुपए का फायदा हो गया। एंड लॉस रुपीज 1,200 इन अनदर ट्रांजैक्शन, और उसने कोई और ट्रांजैक्शन की, कोई और लेन देन किया उसने, तो उसके अंदर उसको 1,200 रुपए का, 1,200 रुपीज का उसको नुकसान हो गया। डिड द पर्सन गेन और लूज ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन, तो क्या उस आदमी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। डिड द पर्सन गेन, क्या उस आदमी ने गेन किया या लूज किया ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन, एंड बाय हाउ मच। हमसे 2 चीजें पूछी हैं कि क्या उसने गेन किया या लूज किया। अगर तो उसने गेन किया तो कितना गेन किया, और अगर उसने लूज किया तो कितना लूज किया। ठीक है, तो चलो देखो हम इसको पहले सीधा ही समझते हैं। अब मुझे, या हम उस आदमी की बात करते हैं, कोई भी एक आदमी है, ठीक है, उसने कोई सामान अपनी दुकान से बेचा, उसने अपनी दुकान पे कोई सामान बेचा, कोई ग्राहक आया, उसने जब सामान बेचा तो उसको 1,000 रुपीज उसमें बच गए, उसको 1,000 रुपीज का फायदा हो गया। लेकिन फिर उसको कोई सामान बेचना पड़ा जिसमें उसको 1,200 रुपीज का नुकसान हो गया, मतलब 1,200 रुपए का उसको नुकसान हो गया। तो बच्चों आप बताओ कि उसको फायदा हुआ टोटल, या टोटल में उसको नुकसान हुआ। टोटल में उसको नुकसान हुआ। अब आपको कॉपी में अपने कैसे लिखना है, लेट अस सी दैट। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 6 आप लिखो कैसे, गेन इन वन ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू ₹1000 प्लस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे गेन हुआ है, मुनाफा हुआ है। लॉस इन अदर ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू रुपीज माइनस रुपीज 1200। बच्चों ये माइनस और प्लस सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स हैं, ये गेन के लिए और ये लॉस के लिए, ठीक है। वैसे जब हम आंसर्स लिखते हैं तब हमें इन सिंबल्स का यूज नहीं करना। बैलेंस ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू ₹1000 माइनस 1200। हमने 1000 में से 1200 को माइनस कर दिया तो क्या आंसर बच गया हमारा -200। -200 नेगेटिव में आंसर बचा है, तो माइनस नेगेटिव साइन मीन्स लॉस। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है यहाँ पे, लॉस। दैट इज ₹200 लॉस, कि हमें 200 रुपये का पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों ट्रांजैक्शंस को मिलाकर हमें 200 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। बस इसका इतना ही आंसर है और आप इसको करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -250। बच्चों दो इंटीजर्स हैं, उनका सम हमें दिया है -250। इफ वन इंटीजर इज, और हमें कहा है कि एक इंटीजर है 100, फाइंड द अदर वन। अब इसमें हमें थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, सम कितना दिया है हमें दोनों नंबर्स का, -250। हमने सबसे पहले लिखा वन इंटीजर, एक इंटीजर क्या दिया है हमें 100 दिया है, अदर इंटीजर हमें नहीं पता तो हमने उसको मान लिया x। सो हमें कहा है कि दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब x प्लस 100 इज इक्वल्स टू -250। तो x इज इक्वल्स टू, अब बच्चों यहाँ पे ये चीज प्लस हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही। पहले हमने कुछ क्वेश्चन में देखा था मल्टीप्लाई हो रही थी तो उधर जाके डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे ये x प्लस 100 है, ठीक है। यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ना ब्रैकेट में किसी को कुछ रखा हुआ है, ये प्लस है तो ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, x इज इक्वल्स टू -250। जो चीज़ राइट हैंड साइड पहले पड़ी हुई है हम उसी को पहले लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो चीज़ उधर से लेफ्ट हैंड साइड से जो चीज़ आई है उसको हम राइट हैंड साइड का जो समान है वो लिखने के बाद हम फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लिखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू -250 पहले आया, -100, तो x इज इक्वल्स टू -350। x कितना बच गया, x क्या आया हमारा, बच नहीं गया, x हमने फाइंड किया है, तो x इज इक्वल्स टू -350 और ये हमारा आंसर है। इसको वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमें कहा है कि 100 प्लस x, हमने 100 के साथ प्लस किया। अब x क्योंकि हमारा नेगेटिव इंटीजर है तो हमने इसको ब्रैकेट में रखा -350। अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो 100 - 350 इज इक्वल्स टू, अब ये 100 में से 350 को माइनस किया, -350 बड़ा है, माइनस भी आ रहा है साथ में, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर हमारा आएगा -250। यही था हमारा सम। तो हमारा क्वेश्चन ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज -25। दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो -25 है। इफ वन इंटीजर इज 45, फाइंड द अदर वन। अगर एक इंटीजर 45 है तो दूसरा इंटीजर फाइंड करो, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस हमें दिया है -25, वन इंटीजर 45 दिया है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस कहा है, तो डिफरेंस मतलब दोनों इंटीजर्स में से हम चाहे x - 45 कर लें, एक सिचुएशन में x - 45 करेंगे और एक सिचुएशन में 45 - x करेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच में अंतर कितना है। ये नहीं बताया कि किस में से किसको माइनस करना है, हमें ये कहा है कि दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों का जो घटाव है, वो दोनों को जब हम घटाते हैं तो इतना आंसर आता है। तो फर्स्ट केस में हमने x में से 45 को माइनस किया, तो x - 45 इज इक्वल्स टू -25, -45 ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस का 45 बन गया, तो x इज इक्वल्स टू -25 प्लस 45, आंसर हमारा आया +20। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि 45 में से x को माइनस किया, तो 45 में से x को माइनस किया तो देखो 45 यहाँ पे प्लस का है, 45 के आगे कोई नेगेटिव साइन लगा है, नहीं लगा, 45 माइनस x है, तो +45 जब उधर जाएगा तो ये -45 बन गया यहाँ पर, और -x एज इट इज यहीं पर पड़ा हुआ है।
अब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -25 -45, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -70। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो -70 आंसर आया। अब इस माइनस के साइन से इस माइनस का साइन को कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 70 आंसर आएगा। ठीक है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज आइदर 20 और 70। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 20 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है, क्योंकि हमें कहा है कि डिफरेंस दोनों का ये है, ये नहीं बताया कि किस में से किसको माइनस करना है। किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है आंसर और ये भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया। ना क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज 400। दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज 400। पहले से हमें बता दिया कि दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट 400 है। इफ वन इंटीजर इज -10, एक इंटीजर -10 है, फाइंड द अदर इंटीजर, दूसरा इंटीजर फाइंड करो। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है हमने। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 400, एक इंटीजर हमें दिया है -10, दूसरा इंटीजर हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल टू 400। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, प्रोडक्ट कितना है, 400 है। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में अब x के साथ मल्टीप्लाई में था 10, तो जो -10 था वो इधर डिवाइड में आ गया, तो x इज इक्वल टू 400 अपॉन में -10। तो x इज इक्वल टू, जब सब चीजों को डिवाइड किया हमने काटा तो नेगेटिव, नीचे नेगेटिव का साइन है ऊपर पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। आंसर आया हमारा -40। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 10, एन AC कूल्स द रूम एट रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। एक बच्चों को AC लगा हुआ है कमरे में, ठीक है, वो क्या करता है, वो कमरे को ठंडा करता है 5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में। वो 1 घंटे में अगर कमरे का जो टेम्परेचर है अगर वो है 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो 1 घंटे में कमरे का टेम्परेचर कितना कर देगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर 1 घंटा और बीत गया तो 35 का क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री टेम्परेचर और कम हो जाएगा। फिर 1 घंटा और बीत गया, मतलब टोटल 3 घंटे बीत गए स्टार्टिंग से, तो 40 डिग्री से टेम्परेचर कहाँ पे आ गया, 25 डिग्री पर। पहले 40 से 35 गया टेम्परेचर 1 घंटे के अंदर, फिर दूसरे घंटे में 35 से 30 गया, फिर तीसरे घंटे में 30 से 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आ गया। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर देखो एसी क्या काम करता है, एसी टेम्परेचर को कम करता है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो ठंड बढ़ती है, ठंड हो जाती है। टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, जिससे मौसम या कमरे का जो तापमान है वो ठंडा हो जाता है। तो हमें ये कहा है कि एक एसी है, एन एसी कूल्स द रूम एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर ठंडा करता है। What would be the final temperature of the room after 6 hours? 6 घंटे बाद उस कमरे का तापमान कितना हो जाएगा। अगर 6 घंटे तक एसी चल रहा है तो उस कमरे का तापमान कितना हो जाएगा। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 40 डिग्री सेल्सियस, अगर जब एसी चलाया था तब कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी कॉपी में कैसे लिखना है हम वो देखते हैं। देखो, टोटल टेम्परेचर टू बी कूल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ कूलिंग। हमें रेट ऑफ कूलिंग क्या दी है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस लिखा। अब आपको ध्यान है ना, जब भी हम टेम्परेचर कम करते हैं, जब भी टेम्परेचर में गिरावट आती है तो हम उसको माइनस के सिंबल के साथ शो करते हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा हमारा, -5 डिग्री सेल्सियस। और नंबर ऑफ आवर्स हमें कितने बोला, 6 घंटों में। तो 6 घंटों में कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, -30 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा हमारा, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में -30 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर कम हो गया था हमारा, तो हमने दोनों को प्लस किया तो जब ब्रैकेट ओपन हुआ प्लस माइनस मिलके माइनस बन गए। 40 डिग्री सेल्सियस -30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो 6 घंटे बाद कमरे का टेम्परेचर कितना रह जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। मतलब कमरा
काफ़ी ठंडा हो जाएगा, अंदर जो मौसम है, अंदर जो टेम्परेचर है, तापमान है कमरे का, वो काफ़ी कम हो जाएगा और कमरे में काफ़ी ठंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर नीटली एंड सुंदर तरीके से करोगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।